Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss 5 important PYQs from UGC NET Management Unit number 5. So number 1. So question 1 है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सबसे पहले बिना ऑप्शंस देके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट में किसकी बात हो रही है? कॉन्सेप्ट में बात हो रही है सिक्योरिटी मार्केट लाइन की। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है जो है वो CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का पार्ट है। अब CAPM का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो SML है सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिर्फ एक टाइप के रिस्क को कंसिडर करता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क या बीटा। ओके, सो अगर इसके ग्राफ में आप देखोगे तो आपको y एक्सिस पर बीटा मिलेगा और x एक्सिस पर क्या होगा? x एक्सिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा और दोनों के बीच रिलेशनशिप होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको बीटा दिखेगा, वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा और जितना ज़्यादा बीटा होगा मतलब जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, तो अब अपन ऑप्शंस को एक एक करके इवैल्यूएट करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है? ऐसा फीचर जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फीचर नहीं है। तो अपन ऑप्शंस ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अगर बीटा बढ़ेगा तो रिटर्न भी प्रोपोर्शनल एक सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फीचर है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है कि एट जीरो रिस्क इट हैज़ एन इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस इक्वल टू द रिस्क फ्री रेट। अब इसको हम थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। देखो, अगर बीटा ज़ीरो है ना, अगर रिस्क जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी में मार्केट रिस्क ही नहीं, इन्वेस्टर्स वाई एक्सिस को रिस्क फ्री रेट पर कट कर है। तो ये भी जो है ये एक फीचर है सिक्योरिटी मार्केट लाइन का। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंट्स द रिस्क फ्री रेट टेंजेंट टू द ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन दिस लाइन डोमिनेट्स ऑल पोर्टफोलियोज ऑन द ओरिजिनल एफिशिएंट फ्रंटियर। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफिशिएंट फ्रंटियर किस कॉन्सेप्ट में आता है। तो जो पोर्टफोलियो थ्योरी में जो लाइन एफिशिएंट फ्रंटियर को टच करती है वो होती है कैपिटल मार्केट लाइन यानी कि CML। तो ये जो है ये ऑप्शन सी जो है वो SML का फीचर ही नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? व्हेन नो रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन्वेस्टर्स स्टिल एक्सपेक्ट्स टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, अगर इस रिस्क जो है वो ज़ीरो है तो भी इन्वेस्टर जो है वो आपको अपना पैसा फ्री में नहीं देगा, वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा, राइट। उसको कम से कम इंटरेस्ट चाहिए जो कि रिस्क फ्री रेट होता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक फीचर है SML का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन जो SML का फीचर नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को आप आंसर तभी कर सकोगे जब आपको SML मतलब सिक्योरिटी मार्केट लाइन और CML मतलब कैपिटल मार्केट लाइन का डिफरेंस पता हो। तो SML का तो मैंने आपको बता दिया कि एक रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, पर आपको CML के फीचर्स खुद सर्च करके पढ़ने पड़ेंगे। Okay, so now let's move to question number 2. So question number 2 is, in the absence of transaction cost, if a stock plots above the security market line, it is राइट। अब इस क्वेश्चन में भी आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से शो करता है बिटवीन यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे 3 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन क्या होती है कि जब जो स्टॉक है वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर हो। दूसरी सिचुएशन होती है जब स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट लाइन से नीचे हो, राइट। और तीसरी सिचुएशन है जब स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट लाइन पर हो, राइट, एग्जैक्टली मार्केट लाइन पर हो। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर स्टॉक SML के ऊपर हो मतलब कि अबव SML हो, तो इसका मतलब है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, सेम रिस्क के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉक है वो एक्चुअली क्या है? चीप है और मार्केट ने अभी इसकी फुल वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की है, तो इसलिए इसे कहते हैं अंडर प्राइस्ड, है ना।
दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन होती है स्टॉक बिलो एसएमएल, मतलब कि एसएमएल के नीचे है। तो अगर स्टॉक एसएमएल के नीचे है तो उसको एक्सपेक्टेड से कम रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि आप ज़्यादा पे कर रहे हो पर रिटर्न आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं ओवर प्राइस्ड, है ना। अब सिचुएशन थर्ड क्या होती है, स्टॉक ऑन एसएमएल, मतलब कि जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली एसएमएल पर है, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया है उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं फेयरली प्राइस्ड, राइट। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टॉक इज अबाउ एसएमएल, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक चीप है और जो आपने एक्सपेक्ट किया रिटर्न उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडर प्राइस्ड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं ओवर प्राइस, तो ये क्या होता है जब स्टॉक बिलो एसएमएल हो, है ना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फेयरली प्राइस। फेयरली प्राइस क्या होता है, फेयरली प्राइस तब होता है जब स्टॉक एग्जैक्टली एसएमएल पर हो। एक होता है अबाउ एसएमएल, एक होता है बिलो एसएमएल, एक होता है एग्जैक्टली एसएमएल। एग्जैक्टली एसएमएल है तो फेयरली प्राइस, आपको उतना ही रिटर्न मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, बिलो एसएमएल है तो आपको एक्सपेक्टेड से कम रिटर्न मिल रहा है, मतलब ओवर प्राइस्ड है ना। अबाउ है तो आपको एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एफिशिएंटली प्राइस्ड। एफिशिएंटली प्राइस्ड ये कोई टर्म, ये टर्म जो है ना CAPM के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट ही नहीं है, राइट। तो इसको अब इग्नोर करो और ऑप्शन बी को मार्क करो एज करेक्ट आंसर एंड आगे बढ़ो। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is arrange the following stages of working capital cycle in the correct sequence. अब यहाँ हमें वर्किंग कैपिटल के सीक्वेंस को अरेंज करना है। ठीक है, तो अब इमेजिन करो कि एक कंपनी है, उसके पास कैश है, उस कैश से वो रॉ मटेरियल खरीदती है। ठीक है, अब उसके पास कैश है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा और वो रॉ मटेरियल वो प्रोडक्शन में डाल रही है। ठीक है, अब जब हम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोडक्शन में डाला और उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और जब हमारा प्रोडक्शन से हमारा जो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो जब फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं तो फिर कंपनी उनको बेचती है, अक्सर क्रेडिट पर बेचती है, तो हमारे पास डेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो उन फिनिश्ड गुड्स को खरीदते हैं। तो जब वो खरीदते हैं और फाइनली पेमेंट करते हैं तो इनका एक पेमेंट टर्म होता है कि आपको नेट 45 डेज़ में, नेट 60 डेज़ में पेमेंट करना है। और जब डेटर्स हमें पेमेंट करते हैं तो हमारे पास वापस क्या आ जाती है, कैश आ जाती है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बनेंगे, डेटर्स के पास जाएंगे, डेटर्स पेमेंट करेंगे और हमारे पास कैश मिलेगी। तो हो जाएगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स एंड कैश। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is arrange the given steps of capital budgeting in the right sequence. अब हमें कैपिटल बजटिंग के सीक्वेंस को, स्टेप्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो जो कैपिटल बजटिंग है ना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि हम रैंडमली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कैपिटल बजटिंग, है ना। तो कैपिटल बजटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। आइडियाज़ को जनरेट करने के बाद हम उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए उनके कैश फ्लो को एस्टिमेट किया जाता है कि कितना हमें कैश फ्लो इनसे मिलेगा। फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एवेल्युएट करते हैं यूजिंग द टेक्निक्स लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम क्या करते हैं, पहले आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उनके बाद जो कैश फ्लोज हैं प्रोजेक्ट के उनको अपन एस्टिमेट करते हैं और फिर उनको एवेल्युएट करते हैं यूजिंग द टेक्निक्स लाइक NPV एंड IRR। उसके बाद हम बेस्ट जो प्रोजेक्ट होता है, उन सारे प्रोजेक्ट्स में से जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट होता है उनको हम सिलेक्ट करते हैं और लास्ट में एक ऑडिट होती है, पोस्ट ऑडिट, है ना। उस ऑडिट में हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल रिटर्न है या एक्चुअल कैश फ्लो, उसको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से कंपेयर किया जाता है। तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा B, जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कंसिस्टेंट विथ फर्म्स ऑब्जेक्ट। पहले अपन क्या करेंगे, जनरेट करेंगे प्रपोजल्स को। उसके बाद जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा E, एस्टिमेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। हम कैश फ्लो को एस्टिमेट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, थर्ड स्टेप हो जाएगा, उनको अपन एवेल्युएट करेंगे यूजिंग द टेक्निक्स लाइक NPV एंड IRR, एवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। एवेल्युएट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू मैक्सिमाइजिंग क्राइटेरियन। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा रीवैल्यूएट करना, रीवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूअली एंड परफॉर्मिंग पोस्ट ऑडिट्स फॉर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, B, E, C, D and A. Okay, so now let's move to the
Last question number 5. So question number 5 is, in which of the following methods of capital budgeting cash flows are reinvested at the cost of capital? अब इस क्वेश्चन में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि री इन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट हमें कैश इनफ्लोस देता है तो हम अजम्पशंस करते हैं कि हम उन कैश को दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, है ना। हमें प्रोजेक्ट से कैश फ्लो आ रहा है, हम उस कैश इनफ्लो को अज्यूम करते हैं कि दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। पर अब सवाल ये है कि वो री इन्वेस्टमेंट किस रेट पर हो रहा है ना, री इन्वेस्टमेंट किस रेट पर हो रहा है। तो कैपिटल बजटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स में हमें अजम्पशंस अलग अलग होते हैं। जितनी भी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है उसके अजम्पशंस अलग अलग होते हैं, और वही इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है कि री इन्वेस्टमेंट कौन सी ऐसी टेक्निक है जो री इन्वेस्टमेंट करे एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ पे दो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दूसरी होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या अज्यूम करता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करता है कि कैश फ्लोज को सेम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर ही इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू एज्यूम करता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डिस्काउंट रेट पर इन्वेस्ट किया जाएगा, दोबारा से अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर रेट पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है? री इन्वेस्टमेंट इंटरनल रेट ऑफ रेट पर अज्यूम करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर नहीं करता है, ठीक है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करता है? ये क्लियरली अज्यूम करता है कि री इन्वेस्टमेंट हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या अज्यूम करता है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर री इन्वेस्टमेंट करेंगे। और पे बैक पीरियड क्या बोलता है? पे बैक पीरियड री इन्वेस्टमेंट को अज्यूम ही नहीं करता, इसको वो कंसिडर ही नहीं करता री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है ये प्रॉफिट्स पर बेस्ड होता है, ये कैश फ्लो री इन्वेस्टमेंट से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पर री इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। So these were the 5 important Unit 5 PYQs, and if you found this detailed explanation helpful, let me know in the comments. I will continue this PYQ series in the next video, and yes, don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss the next class. Thanks for watching.